Vajiraman Ravi has been still there even during my mains preparation, during both my attempts 2023-24. I started my preparation in 2018 here as a foundation batch student, and finally I'm again back here 6 years later. The life has come full circle finally. I post-graduated actually in year 2018. After that I came to Vajiraman Ravi, as the name has always been there, where I was completely clueless कि क्या करना है क्या नहीं. And that year I think ये join किया test series मैंने, and we had those regular feedback sessions. GS we had GS. I was enrolled for the GS thing. I had that regular feedback session after every copy that was checked. We had those mentoring sessions going on. So उससे पता चलता था what is wrong, where I should add on, what is the changes I need to make, etc. So it went like that, and I really scored good in GS. Last year also it was 435 marks in GS 1, 2, 3, 4. Hello everyone, I am Rupal Jhajaria and I have recently secured rank 25 in Rajasthan Administrative Services examination. I am deeply grateful to Delhi Knowledge Track for inviting me to share my honest strategy and preparation journey. इस एग्ज़ाम में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू 3 स्टेजेस होती हैं. मैं कोशिश करूँगी कि तीनों स्टेजेस में जो मेरी स्ट्रैटेजी रही वो ऑनेस्ट तरीके से एस्पिरेंट्स के साथ शेयर कर पाऊँ. टू बिगिन विथ, आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड ऑफ जर्नलिज्म. मैंने अपना ग्रेजुएशन सिम्बाइसिस सेंटर फॉर मीडिया एंड कम्युनिकेशन पुणे से परस्यू किया. आई डिड अ बैचलर ऑफ आर्ट्स इन मास कम्युनिकेशन विद अ मेजर्स इन जर्नलिज्म. उसके बाद कॉलेज के दौरान थोड़ा बहुत जो भी एक्सपीरियंस मिला थ्रू इंटर्नशिप्स एंड अदर प्रोजेक्ट्स, मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरा स्किल सेट बेहतर अलाइंड है फॉर सिविल सर्विसेज, क्योंकि जहाँ मीडिया जो है वो प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करने में एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है, वहीं एडमिनिस्ट्रेशन उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में एक अग्रिम भूमिका जो है वो निभा सकता है. इसीलिए मैंने 2021 के एंड में रफली अराउंड नवंबर-दिसंबर ये प्रिपरेशन शुरू की. तो 2021 नवंबर-दिसंबर से लेकर के अब तक ये सफ़र मेरे लिए लगभग 3-3.5 साल का रहा है. इस सफ़र के दौरान मैंने जो भी कुछ सीखा, जो भी पढ़ाई की, वो मैं कोशिश करूँगी कि मैं ऑनेस्ट तरीके से आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट स्टेज ऑफ दिस एग्जामिनेशन, यानी प्रिलिमिनरी स्टेज, प्रीलिम्स एग्ज़ाम, जिसके अंदर 150 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने होते हैं और वो क्वालिफाइंग स्टेज होता है. उस एग्ज़ाम को लेकर के मेरी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल और नो नॉनसेंस रही. मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से स्कैन किया ताकि मैं एग्ज़ाम का पैटर्न डिकोड कर पाऊँ, ताकि मैं ये समझ पाऊँ कि कौन से ऐसे पोर्शंस है सिलेबस के जहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जा रहा है और हर बार पूछा जाएगा. इसके अलावा मैंने सिलेबस को बहुत सिलेक्टिव तरीके से स्टडी करके उन पोर्शंस को आइडेंटिफाई किया जो मेरे स्ट्रॉन्ग पोर्शंस थे, जैसे कि इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, मैथ्स एंड रीजनिंग हो गई. ये वो पोर्शंस थे जिनमें मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये मेरे रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग थे एज़ कम्पेयर टू द राजस्थान पार्ट. कमिंग फ्रॉम अ CBSE बैकग्राउंड, राजस्थान GK में मुझे थोड़ा चैलेंजिंग लगता था प्रिपरेशन करना. तो मैं एक एक करके बताती हूँ कि मैंने कौन से सब्जेक्ट के लिए क्या क्या करने की कोशिश की, सो दैट आई कैन परफॉर्म वेल इन द प्रीलिम्स एग्ज़ाम. जैसे कि इंडियन इकोनॉमी में आप कहीं से भी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए, आप अपने बेस नोट्स को रेफ़र कर लीजिए ताकि 7 से 8 क्वेश्चंस जो हैं वो आप इजीली सॉल्व कर पाएँ. राजस्थान इकोनॉमी में आप राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे को रेफ़र कर सकते हैं. 10 से 12 क्वेश्चंस जो हैं वो इजीली आप उससे सॉल्व कर सकते हैं. इंडियन पॉलिटी और स्टेट पॉलिटी के लिए जो भी आपके बेस नोट्स हैं, जो भी स्टैंडर्ड रिसोर्सेज हैं, जैसे कि इंडियन पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गया, स्टेट पॉलिटी के लिए आप किसी भी कोचिंग के नोट्स रेफ़र कर सकते हैं. उनको रेफ़र करके आप आइडेंटिफाई कीजिए कि कहाँ से क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा रहे हैं और हमेशा पूछे जा रहे हैं, और उन पोर्शंस को अपने स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए. ज्योग्राफी के 3 पोर्शंस हैं, वर्ल्ड, इंडियन और राजस्थान. तो राजस्थान के लिए मैंने विजय सिहाग सर के नोट्स जो हैं वो रेफ़र किए थे, बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस. तो प्रीलिम्स के दौरान भी मैंने मल्टीपल रिविजन उन्हीं के नोट्स के किए. वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के लिए मुकेश शर्मा सर के नोट्स मैंने रेफ़र किए थे और उन्हीं के गाइडेंस में मैंने ये सब्जेक्ट प्रिपेयर किया था. प्रीलिम से पहले उन्हीं के थ्रू मैंने उन्हीं की हेल्प से मैंने रिविज़न करने की कोशिश की. उनके कुछ मैराथन लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, उनसे मैं अपने जो भी सिलेबस के टॉपिक्स हैं वो रिवाइज़ कर लिया करती थी, और आई थिंक उसी की वजह से मैं बेहतर तरीके से स्कोर कर पाई ज्योग्राफी वाले पोर्शन में. इसके अलावा मैथ्स और रीजनिंग, क्योंकि मैं मैथ्स स्टूडेंट रही हूँ 11th और 12th में, तो ये पोर्शन मेरे लिए रिलेटिवली
कंपैरेटिवली ईजी होता था और मैं यहाँ पे बेहतर स्कोर कर पाती थी। रही बात राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर की, वो पोर्शन मेरा वीक था, लेकिन मैंने उसको भी स्किप करने की बजाय मैंने उसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने की कोशिश की। तो इस पोर्शन में मेरा स्ट्रैटेजी ये रहती थी कि मैं रिवर्स लर्निंग कर लूँ, यानी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके क्वेश्चंस के ऑप्शंस को भी याद कर लूँ और क्वेश्चंस के थ्रू मुझे चीज़ें जो हैं वो रिटेन कर पाऊँ मैं अपने मेमोरी में। तो मैं, क्योंकि हमारा प्रीलिम्स 2023 में हुआ था, तो 2023 में आरपीएससी के द्वारा करवाए गए जितने भी एग्ज़ाम्स थे, मैंने उन सब के पेपर्स डाउनलोड करके उनको सॉल्व करने की कोशिश की, ताकि मैं ट्रेंड एनालिसिस कर पाऊँ कि आरपीएससी किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रहा है हर पोर्शन से। तो मुझे इस अप्रोच से काफ़ी हेल्प मिली, क्योंकि ये पोर्शन वीक था मेरा, बट फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने की वजह से मैं प्रीलिम से पहले काफ़ी कॉन्फिडेंट थी कि मैं ये पार्ट भी हैंडल कर लूँगी। प्रीलिम्स में मेरी स्ट्रैटेजी ये भी रही कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करती थी। आई रिमेंबर मैंने 110 प्लस क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, जिसकी वजह से मेरा ओवरऑल स्कोर 113 था, जबकि कट ऑफ 100 थी। तो आई थिंक दिस स्ट्रैटेजी वर्कड फॉर मी, नॉट जस्ट इन 2023 प्रीलिम्स, जो अभी 2024 प्रीलिम्स इस साल हुआ है, मैंने वो भी दिया और थैंकफुली वो भी मेरा क्लियर हुआ। तो आई थिंक दिस स्ट्रैटेजी रियली वर्कड फॉर मी कि टू सम इट अप, आप अपने स्ट्रॉन्ग पोर्शंस को और स्ट्रॉन्ग कीजिए और जो पोर्शंस आपके वीक हैं उनके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जहाँ भी आप फॉल्टर करते हैं, जहाँ भी आपको कन्फ्यूजन होता है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रेफ़र कीजिए और आप अपने सिलेबस को हमेशा अपने साथ रखें, ताकि आप उसके इर्द गिर्द ना जाएं और हमेशा आपके पास एक सेट पैटर्न हो जिसको आप फॉलो कर सकें। रही बात प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ की, तो मैंने 5 to 6 फुल लेंथ टेस्ट सॉल्व किए थे, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए मेरा मेजर कंसर्न था कि मैं पूरा सिलेबस जो है वो बेहतर तरीके से कवर कर पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाऊँ। टाइम मेरे लिए कभी कंस्ट्रेंट नहीं था, इसलिए मुझे ज़्यादा टेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 5 to 6 फुल लेंथ्स में मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं टाइमली प्रीलिम्स का पेपर जो है वो सॉल्व कर लूँगी, इसलिए मैंने 5 to 6 टेस्ट ही लगाए। बट आई वुड सजेस्ट, ये बहुत ही पर्सनल है, अगर आपको लगता है कि ज़्यादा टेस्ट सॉल्व करके आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव हो रही है, आप बेहतर क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, तो आपको ज़्यादा टेस्ट सॉल्व करने चाहिए। मुझे पर्सनली कम टेस्ट में सेटिस्फैक्शन मिल गया, इसलिए मैंने कम टेस्ट जो हैं वो सॉल्व किए। और टेस्ट सीरीज़ मैंने स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी की ही सॉल्व की थी प्रीलिम्स से पहले, उन्हीं के 5 to 6 जो लास्ट फुल लेंथ टेस्ट होते हैं वो मैंने दिए थे। So I think this was for prelims. Moving on to the next stage of this examination, which is the mains exam. Mains exam में सबसे ज़्यादा important है कि जो subject prelims में नहीं होते हैं, आप उन्हें प्री से पहले प्रिपेयर करके रखें और इस ढंग से प्रिपेयर करके रखें कि आपके पास अपने नोट्स हो जिन्हें आप रिवाइज कर सकें। अगर कोई भी एस्पिरेंट ये सोच करके ये एग्ज़ाम देगा कि प्री क्लियर होने के बाद हम मेंस की तैयारी करेंगे, तो आई एम नॉट श्योर इफ़ यू कैन मेक इट इन योर फर्स्ट अटैम्प्ट। मैं अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर शायद इसीलिए कर पाई क्योंकि मेरी मेंस की प्रिपरेशन प्री से पहले हो रखी थी। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हो गए जैसे पबैड, एथिक्स, जो 6 छोटे सब्जेक्ट्स हैं जैसे सोशियोलॉजी, बिहेवियर, अकाउंट एंड ऑडिट, मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स एंड योगा, इन सब की प्रिपरेशन आपकी पहले हो जानी चाहिए। आपको पहले से पता होना चाहिए कि प्री के बाद हमें कौन सा मटेरियल पढ़ना है, किस मटेरियल को रिवाइज करना है। उसके अलावा मेंस के लिए बदलते पैटर्न से मेरा एनालिसिस ये कहता है कि आपको थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स के टच में भी रहना चाहिए, जैसे कि इकोनॉमी हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, पॉलिटी हो गया। इनके क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत करंट बेस्ड पे आ रहे हैं, तो उनके लिए आप विजन IAS की जो मंथली मैगजीन है वो आपकी मेंस एग्जाम से 4-5 महीने से पहले से रेफर करना शुरू कर सकते हैं, ताकि जो करंट बेस्ड या डायनामिक पोर्शन जो पूछा जाता है मेंस एग्जाम में, आप उसको अच्छे ढंग से कवर कर पाएँ। उसके अलावा मेंस को लेकर लार्जली स्ट्रैटेजी मेरी ये रही कि मैंने पेपर 4 पे भी एक्स्ट्रा ध्यान दिया, यानी कि मैं जो 120 मार्क्स का जो हिंदी वाला पोर्शन था उसकी रोज़ पढ़ाई करती थी, उसको डेडिकेटेडली रोज़ 2 घंटा देती थी। रोज़ मैं ग्रामर याद करती थी और टेस्ट्स लगाती थी। मेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है फुल लेंथ टेस्ट लिखना भी, तो मैंने कई सारे फुल लेंथ टेस्ट्स भी लिखे मेंस से पहले और मैं उन्हें सेल्फ इवैल्यूएट किया करती थी। तो जितना इम्पॉर्टेंट आपके लिए अपने नोट्स को कंसोलिडेट करके उन्हें पढ़ना, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है, उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि आप उस कंसोलिडेटेड मटेरियल को बेहतर रिटेंशन के साथ अपने टेस्ट्स में रिप्रोड्यूस कर पाएँ।
आप उसे जितना बेहतर तरीके से टेस्ट में रिप्रोड्यूस करेंगे, आपको ये रियलाइज़ होगा कि टेस्ट दर टेस्ट आप इम्प्रूव करते जाएंगे। और ये चीज़ एक स्टेज ऐसी आ जाती है बेहतर प्रेपरेशन से कि आप खुद इवैल्यूएट कर सकते हैं कि कहाँ पे आप लैग कर रहे हैं, कहाँ पे आपको बेहतर परफॉर्म करने की ज़रूरत है। तो मेंस के जो इम्पोर्टेंट पिलर्स हैं वो मैं यही कहूँगी कि अगेन जो एग्ज़ाम की शुरुआत से मैं बोल रही हूँ कि नॉट जस्ट प्रीलिम्स, मेंस में भी आप अपने सिलेबस के टॉपिक के हिसाब से नोट्स तैयार करें। आप PYQs को बराबर देखते रहें ताकि आप ये प्रिडिक्ट कर सकें कि कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन पूछा जा चुका है और अब क्या पूछा जाएगा। और ये बहुत आसान होता है स्पेशली मेन स्टेज के लिए। उसके अलावा आप सिर्फ याद ना करें, याद करने के अलावा आप लिखने पर भी ध्यान दें और रेगुलर लिखें। चाहे रोज़ आप 2 ही क्वेश्चंस लिखें, लेकिन रोज़ लिखें। आप ये देखेंगे कि पहला टेस्ट जो आप लिखते हैं एज कम्पेयर टू द लास्ट टेस्ट दैट यू राइट बिफोर योर मेंस एग्जाम, उन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट वर्कड फॉर मी ऑल्सो, कि मैं जब मेंस एग्ज़ाम देने गई तब तक मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गई थी कि मुझे जो क्वेश्चंस मेरे देखे हुए नहीं थे या कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हमारे नोट से डायरेक्टली नहीं उठ के आते हैं, मैं उनको भी बेहतर तरीके से हैंडल कर पाई। आई थिंक दैट वॉज इट फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। मैं मेंस एग्ज़ाम में सब्जेक्ट वाइज जो मेरे रिसोर्सेज रहे और जहाँ से मैंने जो चीज़ें पढ़ी और रिवाइज़ की, मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक दूसरे वीडियो में उसे बेहतर डिटेल तरीके से आप लोगों से शेयर कर पाऊँ। Now moving on to the third stage of this examination, which is the interview or the personality test. इंटरव्यू में आई थिंक the major part, the major portion that you need to focus on is the detailed application form that you fill. अगर आप अपने DAF को बेहतर ढंग से प्रिपेयर कर लें, आपने कहाँ से स्कूलिंग की, आपने किस स्ट्रीम में अपना ग्रेजुएशन परस्यू किया, अगर आप उसको इन एंड आउट ढंग से प्रिपेयर कर लें तो इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट रहना बहुत आसान हो जाता है। मैंने भी यही किया कि मैंने अपने DAF को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, स्पेशली द ग्रेजुएशन पोर्शन, क्योंकि मेरे लिए वो जर्नलिज्म था, तो बहुत स्कोप था कि वहाँ से बहुत सारे एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछे जाएं, जो हुआ भी मेरे इंटरव्यू में। उसके अलावा इंटरव्यू की प्रेप के दौरान मैंने न्यूज़पेपर्स रेगुलरली पढ़े। इंडियन एक्सप्रेस इंग्लिश न्यूज़पेपर और राजस्थान पत्रिका हिंदी न्यूज़पेपर, मैं उनको रेगुलरली रेफ़र करती थी और मैं न्यूज़ के भी टच में रहती थी, यूट्यूब चैनल्स के थ्रू या फिर कुछ और जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं उनके थ्रू, ताकि मैं थ्रू आउट अपडेटेड रहूँ, हर इशू का 360 डिग्री कवरेज कर सकूँ। उसके अलावा इंटरव्यू के दौरान पीयर ग्रुप के साथ प्रिपेयर करना भी बहुत हेल्प करता है। जैसे मेरे साथ मेरे जो फेलो एस्पिरेंट्स थे जिन्होंने बहुत अच्छी रैंक सिक्योर की है मेरे साथ ही, उनके साथ डिस्कशंस करना, किसी भी टॉपिक को लेकर के कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है तो उनसे हेल्प ले लेना, ये मेरे लिए बहुत बेहतर तरीके से काम किया। तो आई थिंक इंटरव्यू के लिए भी आपको फोकस करना चाहिए कि आप अपनी पर्सनालिटी को कैसे बेहतर ढंग से रख पाएँ पैनल के आगे, उस पर काम करें। और उसके लिए आपका प्रीलिम्स और मेंस के दौरान जो आपने पढ़ाई की है वो तो काम आती है, उसके अलावा आप कितने कॉन्फिडेंट ढंग से अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हैं, एक्सप्रेस कर पाते हैं, उस पर काम करना भी बहुत कारगर साबित हुआ, स्पेशली फॉर मी। इसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगी कुछ एडवाइस जो मैं एस्पिरेंट्स को दे सकती हूँ, वो ये होगी कि आप अपने रिसोर्सेज को कंसोलिडेट कर लें टाइम रहते, यानी कि प्री से 3 महीने पहले भी आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ से क्या पढ़ना है और कैसे प्रैक्टिस करना है, और मेन से 3 महीने पहले भी आपका जो रेफ़र करने वाला मटेरियल है जिसको आप पढ़ेंगे, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करेंगे, वो फिक्स हो जाना चाहिए। फिर आप उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिए और टेस्ट में उसे रिप्रोड्यूस करने की कोशिश कीजिए और अपने आप को इवैल्यूएट कीजिए। उसके अलावा मेरा ये कहना होगा कि ये एग्ज़ाम मोटिवेशन इज़ ओवररेटेड आई थिंक फॉर एन एग्ज़ाम लाइक RAS, जिसमें एक वैकेंसी जो है वो 3-3 साल तक चल जाती है लगभग। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप डिसिप्लिन्ड रहें, आप कंसिस्टेंट रहें। यू नीड टू पुश योर सेल्फ एवरी डे टू स्टडी, और वो पुश आप तभी कर पाएंगे जब आपको पता हो कि आपको ये क्यों करना है। तो आपको अपना मोटिवेशन अपने अंदर ढूंढना पड़ेगा रादर देन लुकिंग फॉर मोटिवेशन आउटसाइड। तो आप कंसिस्टेंसी पे फोकस कीजिए, डिसिप्लिन पे फोकस कीजिए, बिकॉज दैट वर्कड फॉर मी एंड आई एम श्योर अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। एंड बेस्ट रिगार्ड्स टू ऑल द एस्पिरेंट्स एंड आई होप वट एवर आई हैव शेयर्ड उससे आपको कुछ हेल्प हो। मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने रिसोर्सेज किसी और वीडियो में ब्रेक डाउन करके और बेहतर तरीके से आप लोगों को गाइड कर पाऊँ। थैंक यू।